हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिले। रिले से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि रिले सर्किट ब्रेकर के बिना कुछ नहीं है और सर्किट ब्रेकर रिले के बिना कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तो जो फॉल्ट होता है उसको हम क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो रिले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्किट ब्रेकर और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उसको डिस्कस किया था। अब इसमें हम रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर जितने भी कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन हम कर ही रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपको फुल वीडियो कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि जेबी गुप्ता के लिए आपको फुल वीडियो कोर्स अगर चाहिए तो फिर कितना प्राइस लगेगा और कितने दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ उस पर कांटेक्ट ज़रूर करिए अगर आपको फुल जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तब। ठीक है, आर के राजपूत का भी मिल जाएगा आपको, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रिले। तो देखिए, रिले की अगर बात करें तो रिले बेसिकली एक सेंसिंग डिवाइस है, एक सेंसिंग डिवाइस है। ठीक, जो कि फॉल्ट को सेंस करता है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट को सेंस करता है अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू करंट। यानी रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है जो फॉल्ट को सेंस करेगा टाइम के बेसिस पर या फिर करंट के बेसिस पर। इसको हम उस हिसाब से सेट करते हैं। फिर यह रिले क्या करता है, कमांड भेजता है किसको, सर्किट ब्रेकर को, तब जाके सर्किट ब्रेकर आपका ओपन होता है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि रिले जो होगा वह बेसिकली क्या करता है, सिर्फ सेंस करने का काम करता है। उसके बाद यह मतलब कि कमांड भेजता है किसको, सर्किट ब्रेकर को, जिससे हमारे मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन, जो भी कहीं पे भी हमारा मतलब कि सर्किट ब्रेकर है, वो फिर सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले अगर आपके पास रिले होगा तो फिर ये क्या करेगा, सेंस करेगा और उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर को कमांड मिलेगा, तब जाके सर्किट ब्रेक होगी। इसका मतलब है कि जब भी आपको फॉल्ट को क्लियर करना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको रिले भी काम करना चाहिए और सर्किट ब्रेकर भी काम करना चाहिए। यानी फॉल्ट अगर आपको क्लियर करना है, ध्यान से समझना कि फॉल्ट अगर आपको क्लियर करना है तो रिले भी अच्छा होना चाहिए प्लस सर्किट ब्रेकर भी अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी फेल होता है तो फिर आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है ना कि रिले जो है ये तो फॉल्ट को सिर्फ सेंस कर रहा है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज रहा है, फिर सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर रहा है। तो फॉल्ट अगर आपको क्लियर करना है किसी भी सिस्टम में, यानी पूरे सिस्टम में अगर आपको फॉल्ट को क्लियर करना है, कहीं पे भी फॉल्ट हुआ तो उसके लिए जरूरी है कि आपका रिले भी सही हो और सर्किट ब्रेकर भी सही हो। यानी कि रिले आपका बहुत सही तरीके से सेंस करे, उसके बाद जब सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजे तो सर्किट ब्रेकर भी अपने सही टाइम से सही तरीके से ओपन हो जाए, ताकि जहाँ पे भी फॉल्ट आया है, जिस भी जगह फॉल्ट आया है, फॉल्ट आपका वहाँ से क्लियर हो जाए। फॉल्ट उतने यूनिट्स आपकी क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी फॉल्टी सेक्शन जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि रिले जो है वो हर एक चीज़ को मतलब कि देखो, रिले बेसिकली क्या है कि जितने भी पावर सिस्टम में यूनिट्स लगे हैं सबके लिए हम अलग अलग रिले लगाते हैं और हर एक मतलब इक्विपमेंट्स के लिए एक अलग अलग रिले डिज़ाइन किया जाता है। और हर एक रिले का काम क्या है कि एक टाइम के ऊपर सेट रहता है, या फिर अगर हम कहें तो हर एक मतलब कि वो करंट के ऊपर सेट रहता है आपका। ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोटेक्टिव जोन को, कि इस जोन के लिए ये वाला रिले काम करेगा और इस जोन के लिए ये वाला रिले काम करेगा। जैसे कि अगर आप देखो तो एक तरीके से हम क्या बनाएंगे, आपका जोन बनाएंगे। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में क्या है कि एक ये आपका जनरेटर लगा हुआ है। अब देखिए, जनरेटर के लिए एक अलग रिले हमने लगाया है,
फिर उसके बाद जनरेटिंग स्टेशन के बाद आपके पास ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर के लिए एक हम अलग रिले लगाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बस बार है, बस बार के लिए भी हम अलग रिले लगाएंगे। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी हम अलग अलग रिले लगाएंगे। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए भी हम अलग अलग रिले लगाएंगे। इसका मतलब है कि हर एक जोन के लिए, जोन का मतलब कि जैसे जहाँ पे अल्टरनेटर लगा है वहाँ पे भी हम एक रिले लगाएंगे, और यह रिले जो अल्टरनेटर के पास लगा है यह सिर्फ यह अल्टरनेटर वाले रिले को क्या करेगा, मतलब कि अल्टरनेटर के पास जो फॉल्ट होगा उसे को सेंस करेगा। जो ये अल्टरनेटर है यहाँ पे जो रिले लगा है सिर्फ इस चीज़ को सेंस करेगा, और यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये वाला रिले काम करेगा। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर के पास हम एक अलग रिले लगाएंगे, और यहाँ पे अगर फॉल्ट आता है तो फिर ये वाला रिले काम करेगा। यानी रिले आपका हर एक मतलब कि इक्विपमेंट के पास हम लगाते हैं, और हम उस हिसाब से उसका जोन डिसाइड करते हैं कि अगर यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो ये वाला रिले काम करेगा, और यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो ये रिले काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जोन वन में हम देख रहे हैं कि एक आपका क्या है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम प्रोटेक्शन करेंगे किसका, अल्टरनेटर का। मैंने पहला जोन मान लिया कि अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए मैंने जोन 1 डिसाइड किया, और यहाँ पे अगर फॉल्ट आएगा तो रिले R1 जो है ये वाला काम करेगा। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, R1 R2 R3 ये सब इनसे कोई मतलब, ये जो रिले लगे हुए हैं। उसके बाद जोन 2 में आपका क्या आ रहा है, जोन 2 में आ रहा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी कि जोन 2 में जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे जो रिले लगेगा यह काम करेगा, यह सेंस करेगा, फिर सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर आपको सर्किट ब्रेकर और रिले के बीच में तो रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड मतलब कि निर्भर ही हैं, तो इनकी सर्किट देखना भी मैं आगे भी बताऊंगा अभी इनकी सर्किट, ठीक है। लेकिन मैंने जिस दिन एक वीडियो मैंने डाला था उसमें था कि सभी इक्विपमेंट्स जो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूज हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, फ्यू मतलब ऐसे करके सारी चीज़ें, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, तो उसमें मैंने एक मतलब कि इनके बीच में रिलेशन बनाया था, तो वहाँ पे मैंने सर्किट को बनाया था, ठीक है। बाकी मैं अभी भी सर्किट को बनाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो आपको अगर वो फिगर याद है कि रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से वर्क करते हैं दोनों, प्लंजर कब खींचता है, कब मतलब कि फॉल्ट आता है तो कौन सी ट्रिप कॉइल हटती है, फिर कौन सी सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल जुड़ती है, वो हमको देखना रहता है, ठीक है। तो वो तो अभी हम देखेंगे, चलिए ठीक है। तो आप देखो कि जो जोन 2 है इसमें जो प्रोटेक्शन हो रहा है किसका हो रहा है, ट्रांसफार्मर का हो रहा है। अब देखिए इन केस अगर R2 रिले मान लेते हैं हम कि R2 रिले जो हो गया ये फेल कर गया, ये सेंस नहीं कर पाया, तो इसके लिए हम एक अलग से बैकअप लेके चलते हैं। जैसे समझो बात को कि R2 इन केस फेल्ड हो गया तो फिर जो फॉल्ट करंट होगी वो देखो इधर से कुछ इस तरह जाएगी फॉल्ट करंट। अब देखो R2 जो होगा, ये R2 ये सेंस करना चाहिए जब इसमें फॉल्ट आएगा, यानी यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, कोई इनकेस यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया तो फिर R2 सेंस करेगा। लेकिन अगर R2 सेंस नहीं कर पाया तो फिर बैकअप के लिए आपका कौन सा रिले काम करेगा, क्या इधर, अब देखो इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि फॉल्ट तो यही हो गया ना, फॉल्ट यही हुआ है। तो फिर एक ये जो R1 है इसको ट्रांसफार्मर के लिए बैकअप प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। बैकअप प्रोटेक्शन के लिए का मतलब कि जब R2 काम नहीं करेगा तो फिर यह R1 आपका काम करेगा और इस सेक्शन को अलग कर देगा फॉल्ट से। यानी कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो इस फॉल्ट सेक्शन को इधर का पूरा क्या कर देगा, अलग कर देगा, और इसको पूरा अलग कर देगा, ताकि आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, मतलब कि जो भी फॉल्टी मतलब सेक्शन है वो एकदम अलग हो जाए। आप देख सकते हो फिर हमने बस बार के प्रोटेक्शन के लिए हमने किस तरह R3 R4 और R5 रिले लगाया हुआ है। तो जोन 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, बस बार का प्रोटेक्शन आ रहा है। तो देखिए बस बार का प्रोटेक्शन, क्या आपको पता है कि बस बार क्या है, ठीक है, बस बार आपको पता है क्या है। तो बस बार बेसिकली आपका होता है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिस पे वोल्टेज आपको क्या मिलता हो, कांस्टेंट मिलता हो। एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन, बस बार एक मतलब क्या है, एक कंडक्टर ही होता है लेकिन उसके हर एक पॉइंट पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो
ट्रांसमिशन लाइन का हर मतलब कि बस बार उसको बोलेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो बस बार जो होता है बेसिकली किसका बना होता है, कंडक्टर सीयू यानी कॉपर का और एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, कभी कभी आपसे एक नंबर में एमसीक्यू पूछ लेता है। तो देखिए बस बार के लिए हम लोग जो प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं वो हम R3 R4 और R5 रिले इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो फिर ये आगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम देखिए R6 R7 R8 मतलब कि R7 ये जो यूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिले यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जोन के लिए अलग अलग रिले डिसाइड है और हर एक अलग रिले का अलग अलग काम है कि जब यहाँ पे फॉल्ट होगा तो ये वाला रिले काम करेगा, जब यहाँ पे फॉल्ट होगा तो ये वाला रिले काम करेगा। और इसमें हम कुछ रिले को बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे अब देखिए जो रिले बस बार के प्रोटेक्शन के लिए है, यह केवल बस बार के प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, इसको फिर से हम अलग से किसके प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, तो फिर ये जो ट्रांसमिशन लाइन में जो मतलब कि आपके रिले लगे हुए हैं, यह रिले आपके बस बार के लिए बैकअप प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये R3 R4 और R5 जो हैं ये तो बस बार के लिए हैं, और जो R6 R7 मतलब R8 ये जो हैं ये किसके लिए हैं, ये हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हैं, तो ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो प्राइमरी का काम करेंगे, यानी उनको वहाँ फॉल्ट आएगा तो पहले यही अलग करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आता है और ये रिले काम नहीं करते तो फिर हम यहाँ पे R3 R4 और R5 पे डिपेंड हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए रिले का काम क्या है कि हर एक इक्विपमेंट के पास हम अलग अलग रिले लगाते हैं, फिर अलग अलग प्रोटेक्टिव जोन को डिसाइड करते हैं, अलग अलग प्रोटेक्टिव जोन को डिसाइड करते हैं, फिर वहाँ पे कैसा फॉल्ट आएगा, फिर कौन सा रिले काम करेगा, इस चीज़ पर निर्भर करता है। ओके, चलिए, तो बस बार आपको पता है कि क्या है, टाइम कांस्टेंट पोटेंशियल लाइन होती है एक, वो सॉरी कांस्टेंट पोटेंशियल लाइन होती है, और ये मेड मतलब बना किसका होता है, सीयू का या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। ओके, चलो अब उसके बाद अगर हम देखें तो हम बेसिकली हमारा जो रिले है वह दो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, एक तो टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल पर और एक होता है करंट ग्रेडिंग प्रिंसिपल पर। यानी कि मतलब जो रिले टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल पर, यानी कि उसमें करंट से कोई मतलब नहीं है, रिले को आपको सेंस करना है तो हम एक डेफिनेट टाइम उसमें सेट कर देंगे। इतना टाइम होते ही अगर फॉल्ट हुआ है तो फॉल्ट होने के बाद करंट कितनी भी बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, एक टाइम सेट करेंगे। उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इतने टाइम होने के बाद अपना रिले जो होगा सेंस करेगा, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा, सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक है, एक बार सर्किट ब्रेकर की हम देख लेते हैं परिपथ किस तरह से बनता है। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद अब बहुत ही आसानी से फिर डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह से सर्किट ब्रेकर और रिले कॉइल के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका बस बार है, यहाँ से बस बार गया हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है। अब उसमें अगर हम देखें तो फिर ये बेसिकली एक आपका ट्रिप मतलब कि कॉइल बनाया जाता है जो कि सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट होता है। फिर इसमें हम एक प्लंजर को लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ये प्लंजर लगा हुआ है लेकिन ये अभी ओपन है। ठीक है, देखना यहाँ पे टीसी क्या है, ये ट्रिप सर्किट है लेकिन ये अभी ओपन है। उसके बाद सीटी जो है, देखो सीटी के बिना, सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर, यही रिले के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप देख रहे हो कि आरसी जो सीटी है यह रिले कॉइल के साथ कनेक्ट है। तो बेसिकली सीटी जो होता है ये करंट ट्रांसफार्मर की जो मतलब करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हम रिले कॉइल से कनेक्ट करते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली जो आपका बनाया जाता है वह जैसे 500:5 में बनाया जाता है। तो जो अब फॉल्ट करंट समझो ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर फॉल्ट हुआ, पहले मान लो कि ये 500:5 था, यानी 500 प्राइमरी में मिलेगा तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा, 5 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, यानी उसके बाद अगर देखो, अगर सेकेंडरी में, प्राइमरी में मान लो 1 किलो एम्पियर मिल रहा है, यानी कि 1000 एम्पियर मिल रहा है, तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा, सेकेंडरी में आपको मिलेगा 10 एम्पियर तब। ठीक है, सेकेंडरी में 10 एम्पियर मिलेगा। तो करंट 5 एम्पियर से बढ़ के 10 एम्पियर हुआ, तो बेसिकली जो फॉल्ट होता है इस वाली करंट पे होता है, ना कि इस वाली करंट पे। ये तो प्राइमरी में फ्लो होती रहती है ना, ये तो फॉल्ट करंट है। ठीक है, ये कौन सी करंट है, ये वाली फॉल्ट करंट है। और इस फॉल्ट करंट के हिसाब से सेकेंडरी में आपकी 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती है,
तो जिससे क्या होता है कि रिले कॉइल एनर्जाइड होती है। ठीक है, ये रिले कॉइल जो होती है ये एनर्जाइड होती है। जब ये एनर्जाइड होती है तो ये जो प्लंजर लगा हुआ है इसे इसको बंद कर देता है। तो जैसे ही ये इसको बंद करेगा तो इसमें हम एक बैटरी लगाते हैं, ए वी। ठीक है, एक बैटरी लगी होती है। यह बैटरी क्या करती है, फिर इस कॉइल को भी एनर्जाइड कर देती है। तो जब यह कॉइल को एनर्जाइड कर देती है तो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स है ये अभी क्लोज हैं। ठीक है, फिर इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मतलब कि वर्क किया जाता है रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच में। ठीक, तो देखिए अब हमने बता दिया कि सर्किट ब्रेक वो जो रिले है आपका बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करेगा। एक तो होगा कि टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल होगा और एक होगा करंट ग्रेडिंग प्रिंसिपल। जहाँ पे टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल है वहाँ पे सिर्फ टाइम से मतलब है, करंट से कोई मतलब नहीं है। करंट कितनी भी बढ़ जाए उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे करंट ग्रेडिंग प्रिंसिपल होगा वहाँ पे करंट से मतलब होगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही फॉल्ट करंट बढ़ेगी तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सर्किट ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सिंगल लाइन डायग्राम हम बना दिए हैं। ठीक है, एक मतलब कि सिस्टम है जिसमें जनरेटिंग स्टेशन, फिर आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, बस बार, ये सब आपका सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया गया है। और देखिए टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, ये हम यूज करते हैं नॉर्मली उस सिस्टम के लिए, जैसे रिंग मेन सिस्टम के लिए नहीं होगा, यह होता है रेडियल सिस्टम के लिए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये बेसिकली एक रेडियल सिस्टम है, तो ये रेडियल सिस्टम के लिए होता है। अब देखो अगर सपोज ये आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिख रहा है, अब इस सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है कि मान लिया कि एक रिले R1, R2, R3, R4 इस तरह से आप रिले लगाए हो और जो फॉल्ट आया आपका ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो फॉल्ट आया ये यहाँ पे आ गया। तो आपको बताना है कि अगर फॉल्ट यहाँ पे आया तो सबसे पहले कौन सा रिले ऑपरेट होगा, आपको बताना है। क्या R3 होगा या R4 होगा, पहले बताओ यही कि अगर फॉल्ट यहाँ पे आया है तो रिले कौन सा ऑपरेट होगा, कौन सा रिले हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो रिले जो हमारा ऑपरेट होगा वो कौन सा होगा, तो फॉल्ट अगर यहाँ आया है तो हमारा रिले ऑपरेट होगा R3, यानी R3 रिले हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। क्यों R3 हुआ, R4 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, समझो ध्यान से, R3 ही हुआ, R4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो फॉल्ट करंट जो होगी कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब फॉल्ट यही हो गया, फॉल्ट यही हो गया तो R4 रिले के पास तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर यहाँ चला गया तो फॉल्ट यही हुआ है तो फॉल्ट करंट तो यहीं से फ्लो होगी ना। तो R4 रिले में तो करंट ही नहीं गई तो फिर ये एनर्जाइड ही नहीं होगा। जब ये एनर्जाइड ही नहीं होगा तो फिर यहाँ ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा काम करेगा, R3 काम करेगा। अब हम R3 को उस हिसाब से सेंड करेंगे, उस हिसाब से सेट किए रहेंगे कि मतलब कि एक टाइम, फिक्स टाइम पे हम सेट किए रहेंगे। टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि एक टाइम पे हम इसको सेट कर देंगे कि इतना टाइम फॉल्ट करंट आप बढ़ेगी फिर इतने टाइम पे। यानी कि नॉर्मली देखो सेकंड में तो टाइम होता नहीं है क्योंकि साइकिल्स का टाइम लेता है, माइक्रो सेकंड का टाइम लेता है सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाने में। ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए मान लो कि हम R3 को 2 सेकंड पे सेट किए हुए हैं। तो जैसे ही फॉल्ट करंट जाएगी, फॉल्ट करंट जाएगी तो 2 सेकंड बाद ये वाला रिले क्या हो गया, ऑपरेट हो जाएगा। ये वाला रिले क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद अलग बात है कि मान लो कि R3 जो हुआ ये ऑपरेट नहीं हुआ, इनके से क्या हो गया, फेल्ड हो गया, फेल्ड हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो फॉल्ट करंट है वो R1 से भी होके जा रही है, R2 से भी होके जा रही है। ठीक है, टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ये आपका जो प्राइमरी मतलब किसको हम बोलेंगे, प्राइमरी रिले, यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो ये प्राइमरी रिले हो गया। उसके बाद अगर ये काम नहीं किया, R3 काम नहीं किया तो फिर R2 काम करेगा। तो अगर इसको हमने 2 सेकंड में मतलब कि सेव किया हुआ है तो फिर इसको हम मान लें 3 सेकंड पे हम सेव कर देंगे। उसके बाद R1 को हम क्या 4 सेकंड में सेव कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड होगा तो R3 क्या होना चाहिए, मतलब कि एनर्जाइड होके सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज दे, सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर दें। या फिर R2 अगर आपका R2 अगर आपका 4 सेकंड पे, वो सॉरी 3 सेकंड पे सेव है तो फिर R3 अगर फेल हो गया तो फिर R2 3 सेकंड पे क्या कर देगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। अगर इनकेस R2 भी फेल हो गया तो फिर R1 ऐसा होना चाहिए कि ये फेल ना हो। यानी 3 हम प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। देख लो आप, अगर एक जगह फॉल्ट हो रहा है तो हम 3 प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं ताकि हमको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।
तो फिर 4 सेकंड होगा तो फिर R1 आपका क्या हो जाएगा, यह आपका मतलब कि सर्किट ब्रेकर को कमांड देके उसको ट्रिप करवा देगा। तो टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो कि हर एक रिले के पास हमने कुछ ना कुछ टाइम सेट कर रखा है। अब टाइम उसके हिसाब से, मान लो कोई रिले फेल्ड हुआ तो फिर उसके बैकअप प्रोटेक्शन के लिए जो रिले हम लगाएंगे वह रिले आपका कुछ अलग टाइम पे सेट रहेगा, ताकि पहला देखो सबसे पहले ये जान जाओ कि जो रिले जैसे R3 है, मान लो सपोज इनकेस फॉल्ट यहाँ आता, ठीक है, फॉल्ट यहाँ आता, ध्यान समझिएगा कि फॉल्ट यहाँ आता तो सबसे पहले कौन सा रिले ऑपरेट होता, R4 होता। अब R4 जो है यह मान लो 2 सेकेंड पे ऑपरेट होता, ठीक है, और ये R3 जो है ये फिर 3 सेकेंड पे ऑपरेट होता। अब ऐसा नहीं है कि देखो फॉल्ट अगर यहाँ आए तब भी R3 2 सेकेंड पे ही ऑपरेट हो, नहीं। टाइम ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि जो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए होगा उसकी टाइम हम अलग सेट कर देते हैं। अब अलग सेट करने का मतलब कि जब यहाँ फॉल्ट आया तो फिर ये 2 सेकंड पे ऑपरेट होगा, अब यहाँ फॉल्ट आया तो फिर ये 3 सेकंड पे ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब ये बैकअप के लिए करेगा तो टाइम थोड़ा अलग होगा, टाइम कुछ जितना रिले लगा हुआ है उसके बाद इसके पास जाएगा, तो फिर उस हिसाब से इसको सेट करते हैं कि भाई इसके लिए। अब देखो अगर इधर आगे और भी कुछ ट्रांसमिशन लाइन बड़ी हो, यहाँ पे और रिले लगे हुए हों, ठीक है, फिर यहाँ पे फॉल्ट आता तो फिर इसकी टाइम कुछ अलग ही हम सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो हर एक मतलब जोन्स के लिए, हर एक प्रोटेक्टिव जोन्स के लिए जो रिले हम लगाते हैं वो तो वहाँ के लिए काम करता ही करता है, और भी जोन के लिए काम करेगा, ठीक है, अपने आगे वाले जोन के लिए भी काम करेगा, लेकिन उसकी टाइम उस हिसाब से हम सेट करके रखते हैं, यानी कुछ अलग टाइम रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो R3 जो होगा ये सबसे कम टाइम लेगा, फिर उससे ज़्यादा टाइम R2 लेगा, फिर उससे ज़्यादा टाइम R1 लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बात को समझो कि अगर अगर इसकी टाइम हम कम सेट कर देंगे, इसकी टाइम कम सेट कर देंगे तो फिर यही रिले पहले ऑपरेट हो जाएगा, ये वाला तो बाद में होगा। तो इसका मतलब कि फॉल्ट आपका यहाँ हुआ तो यहाँ से ये चीज़ अलग होनी चाहिए थी, अब आपकी यहाँ से अगर ऑपरेट हुई तो फिर यहीं से चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है, यहीं से अलग हो जाएगी, या फिर ये नहीं काम किया तो फिर यहीं से चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। जहाँ वाला रिले काम करेगा वो वहीं से तो ओपन करवाएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज के। तो टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि हम एक टाइम सेट करते हैं और टाइम की ग्रेडिंग करते हैं कि इतने टाइम पे ये वाला रिले ऑपरेट होगा, इतने टाइम पे ये वाला रिले ऑपरेट होगा, ठीक। तो देखिए, तो वर्क आपका क्या करेगा, R3 R2 R1, बट R4 नॉट वर्क। तो वर्क करने के लिए आपका R3 करेगा, R2 करेगा, R1। जब यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो आपका कौन कौन सा रिले काम करेगा, R3 R2 और R1, लेकिन R4 आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट नॉट गो टू R4, क्योंकि करंट आपकी R4 में नहीं जाएगी। जो भी फॉल्ट करंट हो, करंट जाने का मतलब कि फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट यहाँ पे जाएगी ही नहीं, तो फिर ये वाला काम नहीं करेगा। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो R3 जो होगा ये प्राइमरी रिले की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका कुछ अलग टाइम सेट होगा, और जो R2 और R1 है ये बैकअप रिले की तरह काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, बैकअप रिले की तरह काम करेगा। तो टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे जब आपका फॉल्ट होगा तो करंट क्या होगी, ओवर करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब देखिए, ओवर करंट का मतलब क्या है कि ओवर करंट का मतलब क्या है कि व्हेन लोड करंट एक्सीड द प्रीसेट करंट, यानी कि एक जो लोड करंट आपकी अगर प्रीसेट करंट से, जैसे कि रिले, अब देखो अब हम अभी अभी चल रहे हैं करंट ग्रेडिंग पर, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, करंट ग्रेडिंग से पहले हम थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन आप समझो कि ओवर करंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि जब एक प्रीसेट करंट है, प्रीसेट करंट का मतलब कि यह रिले है, मान लो आपका ये रिले, तो रिले में आपने कुछ इस तरह से करंट सेट कर रखा है, जैसे कि रिले में 5 एम्पीयर की करंट सेट कर रखा है आपने। अब 5 एम्पीयर से जैसे ही ज़्यादा होगा, 5 एम्पीयर से जैसे ही ज़्यादा होगा तो रिले क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेट हो जाएगा, यानी एनर्जाइड होके ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीसेट करंट जो है ये 5 एम्पीयर है, क्योंकि आपको पता है इतनी करंट आपकी फिक्स है। तो जब लोड करंट इस करंट से ज़्यादा होगी तो रिले क्या होगा, आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है ये बेसिकली डिपेंड करता है बेस्ड ऑन टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है। तो जो आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक पर। तो इस हिसाब से हम रिले को टाइम के हिसाब से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रिले
कंस्ट्रक्शन बेस्ड होगा, मतलब कि टाइम और करंट के बीच पर। तो चलो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम करंट मतलब कि रिले को कैसे बनाएंगे टाइम के बेसिस पर, तो हमारे पास एक रिले आएगा इंस्टेंटेनियस रिले। कौन सा रिले आएगा? इंस्टेंटेनियस रिले। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस रिले का मतलब किसके लिए हम टाइम सेट करेंगे? टी इज लेस देन या इक्वल 0.1 सेकेंड। यानी कि इंस्टेंटेनियस रिले की जो टाइम हम सेट करते हैं वो 0.1 सेकेंड करेंगे। 0.1 सेकेंड होते ही 0.1 सेकेंड होते ही क्या हो जाएगा? यह रिले आपका काम कर देगा तुरंत, एकदम इंस्टेंट पे, जैसे ही इतनी टाइम हो तुरंत आपका काम कर जाएगा। ठीक है। अब यह रिले जो हम लगाते हैं ये किसके प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं? तो ये लगाते हैं जनरेटर या फिर जो अल्टरनेटर है मतलब कि सिस्टम में, उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? कौन सा रिले? इंस्टेंटेनियस रिले लगाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। अब देखिए, डेफिनेट रिले का मतलब क्या है कि एक फिक्स टाइम होगा। डेफिनेट, देखो डेफिनेट का मतलब कि आपको मान पता है कि इतने टाइम पे आपका क्या होगा? फिक्स होगा। तो ये बेसिकली नॉट डिपेंड्स अपॉन करंट मैग्नीट्यूड। तो जो डेफिनेट टाइम रिले होता है ये करंट के मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करता। यह सिर्फ, क्योंकि हम देखो टाइम के बेसिस पे अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ टाइम वाला देखिए आप। ठीक है। तो डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले जो होता है बेसिकली क्या होगा? एक फिक्स टाइम होगा। देखिए, टाइम और करंट के बीच में हम जो ग्राफ बनाएंगे तो फिक्स टाइम रहेगा। इसमें टाइम कैसा रहेगा? फिक्स। और हर एक टाइम पे क्या होगा? ये आपका इतने फिक्स टाइम पे क्या हो जाएगा? ये आपका ऑपरेट हो जाएगी। एक फिक्स टाइम हम कर देंगे, उतने टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा आपका? मतलब कि रिले जो होगा वह एनर्जाइड होगा, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा और फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देगा। ठीक है। और इसका यूज जो है वो हम कहाँ करते हैं? तो ओवर करंट प्रोटेक्शन इंडक्शन मोटर में, यानी इंडक्शन मोटर में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफिनिट टाइम, मतलब डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। ठीक। चलिए अब हम देखें अगला। तो अगला हमारे पास है इनवर्स टाइम रिले। कौन सा है? इनवर्स टाइम रिले। अब देखिए, इनवर्स टाइम रिले क्या है? बेसिकली इनवर्स टाइम रिले बेसिकली डिपेंड करता है आपका टाइम के ऊपर ही और करंट के ऊपर भी। तो इसका मतलब है कि इनवर्स टाइम रिले जो होता है यह कुछ इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा देखने को। ठीक है। ये फिगर आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट फिगर बना के पूछ लेता है कि ये किसका है। तो इनवर्स टाइम रिले का फिगर कुछ इस तरह से आपको दिखता है कि ये फॉल्ट करंट है और ये टाइम है। अब देखो यहाँ पे कि जब फॉल्ट करंट मतलब कि ज़्यादा है तो करंट वो टाइम आपका कम ले रहा है, और जब फॉल्ट करंट कम है तो टाइम आपका ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा तो फिर बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाएगा जो रिले होगा। ठीक है, इनवर्स टाइम रिले। अगर फॉल्ट करंट कम है तो फिर टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है। इफ़ फॉल्ट करंट इंक्रीज देन टाइम डिक्रीज। अगर फॉल्ट करंट आपका इंक्रीज होता है तो टाइम क्या हो जाएगा? रिले का ऑपरेट होने का वो कम हो जाएगा। अगर फॉल्ट करंट कम होता है तो रिले का ऑपरेट होने का टाइम ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है आईडीएमटी रिले। अब देखिए, आईडीएमटी क्या है कि इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। अब देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईडीएमटी रिले आपसे पूछा जाता है। तो यह बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है किसका? डिफिनिट टाइम का। ठीक है, डिफिनिट प्लस इनवर्स, यानी कि कॉम्बिनेशन जो होता है यह 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 2 प्लस 3 का कॉम्बिनेशन, यानी कि डेफिनेट टाइम रिले प्लस इनवर्स टाइम रिले, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब ध्यान से समझो कि कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होगा कि अगर लो वैल्यू ऑफ करंट है तो फिर देखो, अगर लो वैल्यू ऑफ करंट है इसका मतलब कि करंट की वैल्यू मान लो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लो वैल्यू मिल रहा है करंट। अगर लो वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, तो फिर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक काम करेगा वो कौन सा करेगा? वह आपका इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक काम करेगा। जब वैल्यू मतलब कि लो वैल्यू ऑफ करंट है तो फिर आपका कौन सी कैरेक्टरिस्टिक काम करेगी? इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक। यानी लो वैल्यू ऑफ करंट है तो टाइम उस हिसाब से लगेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो, ये यहाँ पे करंट क्या है? ये हाई है। तो यहाँ पे जब करंट हाई है तो हाई वैल्यू ऑफ करंट के लिए डिफिनिट टाइम कैरेक्टरिस्टिक। तो जब लो वैल्यू होगा, देखो आईडीएमटी रिले में यही दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखिएगा कि कम वैल्यू करंट है, यानी वैल्यू जो
जो फॉल्ट करंट है वो कम है, तो उस टाइम पे कैसी कैरेक्टरिस्टिक काम करेगी, तो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक काम करेगी आपकी। लेकिन जब करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, तो फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक काम करेगी, डिफिनिट टाइम कैरेक्टरिस्टिक। यानी लो वैल्यू है तो हम इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक लगा देंगे। इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक लगाने का मतलब कि करंट आपकी क्या है, कम है, तो टाइम आपका कम लगेगा। देखो ध्यान से, टाइम आपका क्या है, कम लगेगा, ठीक है, उस हिसाब से। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि हाई वैल्यू ऑफ करंट हो रही है, तो जब हाई वैल्यू ऑफ करंट हो रही है, देखो यहाँ से आप देख रहे हो कि फिर करंट आपका जो टाइम है वो क्या हो गया, वो फिक्स हो गया ना। फिर आप देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स है। यहाँ से जब करंट यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लगेगा वो डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक लगेगा। और फिर यहाँ देख रहे हो कि जहाँ पे आपका मतलब करंट कम है वहाँ पे इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है, सिर्फ नीचे आ रहा है टाइम, लेकिन कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे हम क्या होगा, इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। उसके बाद इसका यूज होता है कॉमर्शियली, हम इसको यूज करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, और जनरली यूज फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो आईडीएमटी ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर ये चीज़ होगी आपकी, ठीक। चलो अब हमारे पास आएगा कि हम जो रिले है उसका करंट ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं। अभी हमने टाइम ग्रेडिंग दिया, फिर टाइम के बेसिस पे हमने कंस्ट्रक्शन देखा, कौन कौन सा रिले हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है करंट ग्रेडिंग प्रिंसिपल, यानी कि रिले को करंट ग्रेडिंग के बेसिस पर हम इसको मान लो कि करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है। अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम मान लें कि फॉल्ट आपका कहाँ हो रहा है, लोकेशन ए पर हो रहा है। सपोज फॉल्ट हमारा लोकेशन ए पर हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हमारा हुआ। अगर यहाँ फॉल्ट होगा तो कौन सा रिले ऑपरेट होगा, R3 रिले ऑपरेट होगा, या फिर R2 होगा, या फिर R1 होगा, ठीक है, R4 नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज़ तो। अब देखो फॉल्ट करंट यहाँ से जाएगी तो फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो अभी जो रिले डिज़ाइन किया जाएगा वो फॉल्ट करंट के ऊपर होगा, ठीक है। मान लो यह रिले अगर है, ये मान लो कि इसका 5 एम्पियर मिल रहा था सेकेंडरी में, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है। अगर आप देखिए कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ का जो फॉल्ट करंट होगी, बेसिकली फॉल्ट करंट यहाँ का प्री फॉल्ट वोल्टेज, यानी कि वी पी अपान प्री फॉल्ट वोल्टेज अपान यक्स इक्विवेलेंट। अब देखिए यक्स इक्विवेलेंट क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का रिएक्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का रिएक्टेंस, यानी कि अगर आपको फॉल्ट करंट, अब ध्यान से सुनना एक एक बात को, क्योंकि यहाँ से बहुत मतलब कि एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पे अगर फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगी उसको हम उस हिसाब से क्या करते हैं, डिज़ाइन करके रखते हैं। तो यहाँ का जो फॉल्ट करंट होगी उस फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी, प्री फॉल्ट वोल्टेज यानी वीपी अपान यक्स इक्विवेलेंट। अब यक्स इक्विवेलेंट क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का थेवेनिन रिएक्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का थेवेनिन रिएक्टेंस। अब ध्यान से समझना कि अगर मान लो कि फॉल्ट यहाँ पे आ गया, आपका फॉल्ट यहाँ पे आ गया, ये मान लो जो लोकेशन है ये बी लोकेशन है, तो यहाँ पे अगर फॉल्ट आ गया तो फिर यहाँ पे जो फॉल्ट करंट होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आई फॉल्ट वी पी, यानी यहाँ का प्री फॉल्ट वोल्टेज अपान यक्स इक्विवेलेंट। अब आप बताओ मेरे से कि यहाँ से करंट जब यहाँ गई तब करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, फिर या फिर करंट यहाँ से यहाँ गई तब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। ध्यान समझना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ बस, कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो फिर फॉल्ट करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुई, तो यहाँ का जो फॉल्ट करंट होगी, मान लो आई फॉल्ट ए मान लिया मैंने, और यहाँ पे जो फॉल्ट करंट हुई वो आई फॉल्ट बी मान लिया, तो आई फॉल्ट बी ज़्यादा होगा कि आई फॉल्ट ए ज़्यादा होगा, आप मेरे को बताओ बस, ठीक है, इतनी चीज़ बता दो बस। तो अब ध्यान से समझो ना कि अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिएक्टेंस होगा वो तो हाई होगा, सिर्फ यहीं से लेके यहीं तक का रिएक्टेंस क्या होगा, वो तो लो होगा ना। आप तो समझ सकते हो ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट जब भी हम निकालते हैं तो सबको कनेक्ट कर लेते हैं। अब वैसे भी बेसिकली आपको सीरीज में कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिएक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रिएक्टेंस क्या होगा, वो कम होगा। अच्छा चलो बहुत अच्छी। अगर अब फिर देखें हम आगे, तो
एक्स इक्विवेलेंट क्या है, एक्स इक्विवेलेंट है आपका वी पी बराबर आई फॉल्ट, यानी वी पी अपन आई फॉल्ट। अब यहाँ से यहाँ तक की ये मतलब कि लोकेशन ए के लिए देखें तो यहाँ का रिएक्टेंस क्या है, हाई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉल्ट करंट कम होगी, यहाँ पे फॉल्ट करंट क्या होगी, कम होगी। और ये लोकेशन बी है, तो लोकेशन बी पर एक्स इक्विवेलेंट जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे जो फॉल्ट करंट होगी, फॉल्ट करंट वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखो समझ में आ रहा होगा ना आपको, क्योंकि रिएक्टेंस के हिसाब से हम इसको मतलब बनाए हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ का फॉल्ट करंट कम है, यहाँ फॉल्ट हुआ तो यहाँ की फॉल्ट करंट ज़्यादा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि जितना हम जनरेटर के पास जाएंगे, जितना अल्टरनेटर के पास जाएंगे, उतनी हमारी फॉल्ट करंट बढ़ती जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि एमसीक्यू पूछा जाता है कि किसी मतलब कि पावर सिस्टम में अल्टरनेटर के पास फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसके आगे ट्रांसफार्मर के पास फॉल्ट हो रहा है, तो बताइए कि फॉल्ट करंट कहाँ पर ज़्यादा होगी, फॉल्ट करंट कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो आपको बताना है कि फॉल्ट करंट कहाँ पे ज़्यादा होगी, जनरेटर के पास फॉल्ट करंट ज़्यादा होगी, जबकि ट्रांसफार्मर के पास फॉल्ट करंट क्या होगी, कम होगी। क्लियर। अब उसके बाद जो रिले है उसको हम उस हिसाब से सेट कर देते हैं कि फॉल्ट करंट इतनी फ्लो होगी तो तुमको ट्रिप कर जाना है, ठीक है। तो टाइम वो करंट ग्रेडिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि एक करंट आपकी फिक्स रहती है कि इतने करंट के बाद आपकी क्या हो जाएगी, ये मतलब कि फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देगा, ठीक है। चलिए तो अगर देखें कि पॉइंट ए पर, यानी यहाँ पे जो फॉल्ट होगा वो वी ए अपन एक्स इक्विवेलेंट, तो वी ए जो है वो प्री फॉल्ट वोल्टेज है और एक्स इक्विवेलेंट जो है वो थेवेनिन रिएक्टेंस है। ये फॉल्ट अकर एट लोकेशन बी, तो आई बराबर वी ए अपन एक्स इक्विवेलेंट बी, पॉइंट बी पर। तो वी इक्विवेलेंट ए जो होगा, सॉरी एक्स इक्विवेलेंट ए जो होगा एक्स इक्विवेलेंट बी से अधिक होगा। क्लियर है, मैंने आपको बताया कि एक्स इक्विवेलेंट ए और एक्स इक्विवेलेंट बी से अधिक होगा। और तो फॉल्ट करंट जो एक्स इक्विवेलेंट बी कम है तो उसकी फॉल्ट करंट ज़्यादा होगी, और जहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट ज़्यादा है उसकी फॉल्ट करंट कम होगी, ठीक। तो देखिए इफ फॉल्ट अकर्स नियर द अल्टरनेटर फॉल्ट करंट इज मोर, ठीक है। तो फॉल्ट अगर आपका अल्टरनेटर के पास हो रहा है तो फॉल्ट करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फॉल्ट कहीं और हो रहा है थोड़ा उसके आगे तो फॉल्ट करंट कम होगी। क्लियर है। चलो अब उसको हम क्या करते हैं, फिर देखिए रिले को कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बनाते हैं। तो इसमें बहुत से रिले हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बनाते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे जो बहुत बार पूछा जाता है वो आपके पास है अट्रैक्शन टाइप रिले और इंडक्शन टाइप रिले, ठीक है। अब देखिए अट्रैक्शन टाइप रिले जो है यह बेसिकली एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि इंडक्शन टाइप रिले जो होता है ये सिर्फ एसी पे काम करता है। सिर्फ किस पे काम करेगा, एसी पर, ठीक है। तो देखिए तो अट्रैक्शन टाइप रिले के लिए जो हम टॉर्क मतलब कि हमको मिलता है वो टी प्रोपोर्शनल आई मिलता है, जबकि इंडक्शन टाइप रिले के लिए टी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आपको मिलेगा। तो ये कभी कभी आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है। तो अट्रैक्शन टाइप के लिए टी प्रोपोर्शनल आई या फिर टी प्रोपोर्शनल वी होगा, और इंडक्शन टाइप रिले के टी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर या फिर टी प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको हम बोल देते हैं अट्रैक्शन टाइप रिले को डिफरेंशियल रिले। देखो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो मैं तो अभी इस वीडियो में बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जैसे डिफरेंशियल रिले, डिस्टेंस रिले, थर्मल रिले, ठीक है, बहुत से ऐसे रिलेस हैं जैसे थर्मल रिले ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब रिले हैं, चाहेंगे तो आप हम इसकी एक अलग अलग वीडियोज़ बना के आपको दे देंगे, ठीक है। बट आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरे को मतलब ये वाला रिले ज़्यादा ज़रूरी है, सर ये वाला एक बार बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन टाइप रिले को हम डिस्टेंस रिले बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन टाइप रिले जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस टाइप रिले होता है, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। चलिए अब अगर हम बात करें तो हमारे पास अब देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, क्योंकि अब हमको क्या करना है कि जैसे जब हम ट्रांसमिशन लाइन में या फिर पावर सिस्टम में हम रिले लगा रहे हैं, तो रिले लगाने के लिए सपोज रिले लगाने के लिए हमको एक टाइम ग्रेडिंग करना पड़ रहा है और करंट ग्रेडिंग करना पड़ रहा है। तो टाइम ग्रेडिंग करने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, किसे हम टाइम को ग्रेड करेंगे, कौन सा रिले कब कैसे ऑपरेट हो, उसके लिए हम लोग टाइम ग्रेडिंग करते हैं। तो टाइम ग्रेडिंग करने के लिए आपको
मतलब कि कौन सा रिले कितने टाइम पे सेट करना चाहिए, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी होता है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पढ़ने के लिए हमको बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पीएसएम ही है जो हमको बताएगा कि हम कितने टाइम पर सेट करेंगे कोई भी रिले, ठीक है। तो वो पढ़ने से पहले हमको बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो इसमें आपका होता है पिकअप वैल्यू। तो सबसे पहले पिकअप वैल्यू क्या है, तो पिकअप वैल्यू है इट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग क्वांटिटी वेयर रिले इज प्रिपेयर फॉर ऑपरेशन। तो पिकअप वैल्यू जो रिले में पिकअप वैल्यू है वह क्या होती है कि यह एक मिनिमम वैल्यू है ऑपरेटिंग क्वांटिटी की, जिस पर आपका रिले क्या होगा, प्रिपेयर होगा ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए जो आपका रिले है वो मिनिमम वैल्यू, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी की वह मिनिमम वैल्यू है जिस पर आपका रिले ऑपरेशन के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो क्या है, ये पिकअप वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपकी रीसेट वैल्यू। रीसेट वैल्यू क्या है, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग क्वांटिटी वेयर रिले इज नॉन ऑपरेशन। यानी कि रीसेट वैल्यू क्या है कि वह मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी ऑपरेटिंग क्वांटिटी की जिस पर रिले आपका ऑपरेशन नहीं करेगा। तो आप ध्यान से देखो कि सपोज ये इस तरीके से हम इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो एक पॉइंट आपको दिख रहा है ए, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आप देखोगे, ठीक है, इस पॉइंट के बाद आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर जो होगा वो पिकअप वैल्यू होगा, इससे नीचे जो होगा वो रीसेट वैल्यू होगा। तो पिकअप वैल्यू जो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मतलब कि क्वांटिटी का होगा, और रीसेट वैल्यू जो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी का होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर पिकअप वैल्यू होगा, इसके नीचे क्या होगा, रीसेट वैल्यू होगा। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, अगर कभी कभी आपसे ये भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है कि द रेशियो ऑफ रीसेट वैल्यू टू पिकअप वैल्यू फॉर गुड डिज़ाइन ऑफ रिले शुड बी 1। अगर गुड डिज़ाइन करना है रिले का तो फिर जो रेशियो होगा रीसेट वैल्यू और पिकअप वैल्यू का, ये क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। जब यह एक के बराबर होगा तो आपका रिले बहुत ही अच्छा डिज़ाइन माना जाएगा। लेकिन ड्यू टू हिस्टेरिसिस द रेशियो ऑफ रीसेट टू पीक 0.8 टू 0.99 हो जाता है। तो देखिए, हिस्टेरिसिस के कारण, हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है, एक लैगिंग क्वांटिटी है, थोड़ा सा क्या कर देती है, लैग कर देती है, ठीक है। ड्यू टू हिस्टेरिसिस द रेशियो ऑफ रीसेट टू पीक क्या हो जाएगा, 0.98 टू 0.99 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम मतलब कि हमारे पास आता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, देखिए हम जो पढ़ेंगे पीएसएम के लिए सब पढ़ रहे हैं। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर जो है ये क्या है, फॉर सेम करेंट बट डिफरेंट टाइम, ठीक है। जैसे ये आपने लाइन ले लिया, ठीक है, ये लाइन ले लिया, मान लो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसे कुछ हमने लगाया है रिले सपोज, ठीक है। तो क्या होगा कि सेम करंट, यहाँ से तो करंट कितनी होगी, सेम ही फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पे एक अलग टाइम है, यहाँ पे अलग टाइम है, यहाँ पे अलग टाइम है, ठीक है। तो इससे हम पढ़ते हैं टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग से। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग आपको जब भी निकालना होगा तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग के बराबर जो होता है वो क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड अपॉन टीएमएस बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग बराबर जो होगा टी रिक्वायर्ड, ठीक है, टी रिक्वायर्ड होगा अपॉन टीएमएस बराबर 1। जैसे कि ये आपका कुछ इस तरीके से है, ये मैंने इस तरह से मतलब लाइन बनाया है। तो यहाँ पे जहाँ पे मान लो हमने सेट किया कि यहाँ पे हमको टीएमएस 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, टाइम रिक्वायर्ड अपॉन टीएमएस 1 आपको जो मिला, वहाँ पे जो वैल्यू सेट होगी उसको हम रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। अब देखिए, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो होगा ये ऑलवेज लेस फॉर प्राइमरी प्रोटेक्शन रिले। तो टीएमएस हमेशा प्राइमरी प्रोटेक्शन रिले के लिए क्या होता है, कम होता है, और बैकअप प्रोटेक्शन के लिए हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपने देखा था कि जब भी हम इस तरीके से फॉल्ट आपको कहीं पे आ रहा है तो जहाँ पे प्राइमरी है वहाँ पे हम कम टाइम लगाते हैं, फिर जहाँ पे बैकअप प्रोटेक्शन है वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से सेट करते हैं। तो ये टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग बेसिकली टाइम ग्रेडिंग सिस्टम में ही हम इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है करंट सेटिंग। अब देखिए करंट की सेटिंग हम किस हिसाब से करते हैं। जैसे
अब देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से सीटी लगा होता है और सीटी जो होता है वो रिले से इस तरह कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो देखिए, तो रिले ऑपरेटिंग करंट बराबर क्या होता है, करंट सेटिंग करने के लिए रिले ऑपरेटिंग करंट बराबर होता है सीटी का सेकेंडरी, यानी ये सीटी का सेकेंडरी गुणे करंट सेटिंग। तो यह रिले, देखिए रिले ऑपरेटिंग करंट कब होगी, रिले ऑपरेट कब होगा, ठीक है। रिले ऑपरेटिंग करंट कितनी होगी, सीटी की सेकेंडरी, यानी यह सीटी जो है इसकी सेकेंडरी में सपोज 5 एम्पियर है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट सेटिंग से कि कितनी करंट पे हमने इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। देखो मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पढ़ने के लिए हमको इतनी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करंट सेटिंग में हम क्या करेंगे कि करंट सेटिंग आपकी कितने पे, जैसे कि हमने मान लो कि यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, तो हमने इसको सेट कर दिया कि जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाएगी करंट, ठीक है। अब 100 एम्पियर है तो उसको हमने 125% पे सेट कर दिया। अब 125% पे सेट करने का मतलब कि 5 का अगर 125% आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6.25, ठीक है, 6.25, यानी कि 1.25 इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6.25, यानी करंट आपकी 6.25 होगी। तो रिले मतलब ऑपरेटिंग करंट यानी रिले की जो सेकेंडरी है, सॉरी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी रिले को क्या कर देगी, ऑपरेट कर देगी। और रिले बेसिकली क्या होता है, एक तरह से अगर हम बात करें तो यह लो वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। रिले जो होगा वह लो वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से करंट का सेटिंग कर देते हैं हम, उस तरीके से आपका मान लो इतनी करंट होगी तो ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। फॉल्ट से क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास आता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो पीएसएम पढ़ने के लिए, पीएसएम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिले की सेटिंग करते हैं कि हमारी रिले ऑपरेटिंग कॉइल है जो रिले को हम सेटिंग करेंगे। तो रिले सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पिकअप वैल्यू की करंट या फिर सेटिंग पिकअप वैल्यू करंट अपान सेटिंग करंट ऑफ रिले या फिर रेट और अपान रेटेड ऑपरेटिंग करंट ऑफ द रिले। तो पिकअप वैल्यू अपान सेटिंग करंट अपान रेटेड ऑपरेशन करंट ऑफ द रिले, या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है रिले सेटिंग का कि पिकअप करंट अपान रेटेड सेकेंडरी करंट। अब देखिए रेटेड सेकेंडरी करंट क्या है, मतलब कि सीटी की सेकेंडरी का जो करंट है वो क्या है, रेटेड सेकेंडरी करंट है, रेटेड सेकेंडरी करंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पिकअप करंट मैंने पढ़ ही लिया कि क्या है, कि जहाँ पे रिले आपका ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए वो क्या है, पिकअप करंट है। देखिए फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फिगर आपको देखने को मिलेगा कि सर्किट ब्रेकर और रिले के बीच में इस तरह से कॉइल होती है। तो टीसी जो है ये क्या है, ये आपकी ट्रिप सर्किट है, आरसी जो है वो रिले कॉइल है। तो मैंने इसका ऑपरेशन बता दिया कि कैसे कैसे काम करता है। अब ध्यान से देखो आप कि ये सीटी जो है यह रिले से कनेक्ट है और रिले से ये आपकी ट्रिप कॉइल कनेक्ट है कुछ इस तरह के से, जो कि वोल्टेज कॉइल हमने रिले से जोड़ रखा है। और ये जो है ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये जो सीटी का सेकेंडरी हमने मतलब सीटी बनाया है ये बेसिकली 500/5 का है, ठीक है। जो करंट मतलब किसकी रेटिंग है वो 500/5, यानी प्राइमरी में अगर 500 एम्पियर है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर होगा। तो जो रिले है वो किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन से। प्राइमरी उसकी ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी है ना, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी है। तो ट्रांसमिशन लाइन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन में 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और सीटी के सेकेंडरी में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए रिले आपका ऑपरेट कब होगा, जब 5 एम्पियर इज लेस देन पिकअप वैल्यू, यानी पिकअप वैल्यू की करंट अगर हम 5 एम्पियर से ज़्यादा करते हैं तो जितना वैल्यू हम रखे होंगे पिकअप करंट की उसी पे रिले क्या हो जाएगा, ऑपरेट आपका हो जाएगा, ठीक है। वो हम उसी तरीके से सेट कर देंगे। अगर हमने इसको 10 एम्पियर पे सेट कर दिया तो जब सेकेंडरी 10 एम्पियर होगी तब जाके पिकअप वैल्यू मिलेगी, तब जाके आपका रिले क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। रिले आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है पीएसएम, बहुत बार पूछा जाता है और इस पर बेसिस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, देखना ध्यान से, क्योंकि बिना क्वेश्चन को किए हुए इसको आप समझ नहीं पाओगे। तो इसके बाद जब भी हम वीडियोज लाएंगे तो उसमें पहले हम इसी को करेंगे, उसके बाद जाके हम फिर और भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है पीएसएम का कि फॉल्ट करंट रिफर टू सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी। तो फॉल्ट करंट रिफर टू सेकेंडरी साइड ऑफ द सिटी, तो सेकेंडरी साइड में जो मतलब कि फॉल्ट करंट होगी उसको रिफर करेंगे अपॉन पिकअप करंट, ये फॉर्मूला होता है। या फिर
कौन सा होगा, या फिर फॉल्ट करंट अपान सीटी सेकेंडरी करंट गुड़े करंट सेटिंग गुड़े सीटी रेशियो। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पीएसएम के लिए मैंने दो फॉर्मूला लिखा आपको, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपसे कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब देखो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रिले को उस टाइम के लिए बना रहे हैं कि इतने टाइम पे ये वाला रिले ऑपरेट होगा, इतने टाइम पर ये वाला रिले ऑपरेट होगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में जो जो क्वांटिटी थी हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि PSM बराबर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, फॉल्ट करंट अपान सीटी सेकेंडरी करंट गुड़े करंट सेटिंग गुड़े सीटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो PSM है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉल्ट करंट के। तो इसका मतलब इफ फॉल्ट करंट बढ़ेगी तो इसका मतलब PSM बढ़ेगा, PSM बढ़ेगा तो इसका मतलब टाइम क्या होगा, कम होगा, टाइम कम होगा तो फिर स्पीड ऑफ डिस्क इज मोर, तो डिस्क की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर PSM आपका कम होगा तो फॉल्ट करंट कम होगी, जिससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड जो होगी डिस्क की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम PSM क्यों पढ़ रहे हैं। PSM बढ़ने से क्या होगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बढ़ने से फॉल्ट करंट बढ़ जाती है और आपका टाइम जो है वो कम लगता है, वो क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपसे काफ़ी पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस क्या करना है, डिस्कस हो गया है, बस इसके बारे में अब हमें करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व। इसके बारे में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आप पूरा प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर रहो, हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आएंगे इसमें हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेके ज़रूर आएंगे, या फिर जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं तो वो वाला लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर है 8076609254, इस पे व्हाट्सअप से आप संपर्क कर सकते हो, आपको प्राइस वगैरह बता दिया जाएगा। अगर आपको जेबी गुप्ता या फिर RK राजपूत जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।